हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर 15 है, यानी कि हमारा पर्यावरण। तो देखिए, हमारा पर्यावरण मतलब पर्यावरण जो वर्ड है दो शब्द से मिलकर बना होता है, यानी कि परि प्लस धन आवरण। यानी कि परि मतलब चारों ओर, आवर सराउंड्स, और आवरण यानी कि जो भी हमारे चारों ओर का जिससे हम इफेक्टेड होते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। एवरीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी हमारे चारों ओर है वही हमारा इन्वायरमेंट है, परिधन आवरण। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आवर इन्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो यदि आप पहली बार बने हैं तो लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू देखिए ताकि हर टॉपिक का टू द पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या समझेंगे। इन्वायरमेंट यानी कि हमारे इन्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट की क्या कंपोनेंट से लिविंग और नॉन लिविंग को समझेंगे, इकोसिस्टम को समझेंगे और टाइप ऑफ इकोसिस्टम समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे फूड वेब यानी कि जो फूड जाल और फूड चेन, इसके बाद ओजोन डिप्लेशन और किस तरह से डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज किया जाए, और एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ट्रॉपिक लेवल, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल या वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, इनको हम समझेंगे। तो ये हमारे चैप्टर 15 के सम ऑफ द टॉपिक्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, हर चीज जो हमें सराउंड किए हुए है, हमारे चारों ओर है, अस इज इन्वायरमेंट, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, एवरीथिंग सराउंड अस, वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी। लिविंग कंपोनेंट सपोज कीजिए ऑल द प्लांट्स सच एज एल्गी हैं, फंगस हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स दैट इज, एंड ऑल द एनिमल्स दैट आर लिविंग, एंड नॉन लिविंग the organism which are not live that are called non living such as air, water, air है, water है, इसके बाद sunlight है, temperature है, humidity है, that all soil, that all are the non living component, but we and all living organism are affected to the non living component, यानी कि जितने भी जीवित जीव हैं वो सब किससे प्रभावित होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट से। जैसे टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वी आर नॉट सर्वाइव अवर लाइफ। अगर मान लीजिए बारिश नहीं होगी यानी पानी नहीं होगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव। मतलब जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो अफेक्ट करते हैं किसको, लिविंग को, यानी कि प्राणियों को। इकोसिस्टम क्या है, तो यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन ही क्या है, इकोसिस्टम है। तो देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन ही क्या है, इकोसिस्टम है, फॉर्म है इकोसिस्टम। यानी कि बायोटिक और अबायोटिक आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो एक इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र का निर्माण करते हैं। और इन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं इकोसिस्टम में, एंड लिविंग कंपोनेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, यानी कि भोजन के लिए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लिविंग कंपोनेंट। जैसे लिविंग कंपोनेंट की हम बात करें, जैसे जो शाकाहारी होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं, प्लांट पे, और जो मांसाहारी होते हैं किस पर निर्भर होते हैं, वो शाकाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं देयर फूड के लिए, यानी कि उनकी भोजन के लिए। विच गिव्स टू राइस फूड चेन, जो कि लंबी फूड चेन का निर्माण करते हैं, एंड फूड वे, बहुत सारी फूड चेन आपस में एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है, उसी को हम कहते हैं फूड वेब। तो सबसे पहले टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम दो टाइप से बांटा गया है, एक तो नेचुरल जिसको नेचर ने बनाया, और एक होता है मैन मेड जिसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं, यानी कि मानव ने बनाया। तो मानव या द्वारा निर्मित मैन मेड होगा और नेचर द्वारा निर्मित होगा नेचुरल होगा। जैसे ओशियन यानी कि जो सागर है, महासागर, उनकी बात करें, जैसे फॉरेस्ट जंगल, वो भी क्या है एक प्रकार के, जैसे जो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है उनको हम नेचुरल इकोसिस्टम में रखेंगे, और जो मानव द्वारा तैयार किए गए जैसे गार्डन है, फार्म लैंड्स हैं, एक्वेरियम है, जो क्या है
मैन मेड कह सकते हैं या आर्टिफिशियल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ द इकोसिस्टम, नेचुरल, तो द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जो नेचर में अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट यानी कि जंगल है, लेक यानी कि झील है, ओशियन यानी कि जो सागर है, महासागर है, वो नेचुरली है, यानी कि मानव को या मानव का उनको बनाने में कोई रोल प्ले नहीं है। तो इनको क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। और नेचुरल इकोसिस्टम में भी क्या है, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे ओशियन की बात करें तो उसमें मछलियां हैं, वो पानी पर डिपेंड है, एयर पर डिपेंड है, तो वहां पे भी क्या है, उनका अपना इकोसिस्टम है। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम की, जिसको कृत्रिम भी कहते हैं। तो देखिए मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि मानव द्वारा जो तैयार किया गया इकोसिस्टम ही क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे क्रॉप फील्ड, जैसे कि हमारा जो खेत है उसके अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, तो दैट इज लिविंग। बट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, तो वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो भी एक दूसरे को अफेक्टेड करते हैं, तो वो उनका क्या हुआ, अपना इकोसिस्टम हुआ। तो जैसे फील्ड यानी कि जो हमारा खेत है वो अपने आप में इकोसिस्टम है। एक्वेरियम, जैसे एक्वेरियम हम लाते हैं जिसके अंदर फिश भी होती है, प्लांट भी, एल्गी वगैरह भी होती है, वाटर भी होता है, तो वो उनका इकोसिस्टम बन जाता है। गार्डन, जैसे हमने कोई गार्डन डेवलप किया है तो उसके अंदर प्लांट है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर वाटर भी है, मिट्टी भी है, सॉइल है, एयर है, तो देट ऑल यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स लिविंग भी है और नॉन लिविंग है, तो दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सो उनका दे फॉर्म देयर अवन इकोसिस्टम, और ये मानव द्वारा तैयार किया गया इकोसिस्टम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। तो देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं एक तो अबायोटिक यानी कि निर्जीव, जिसको हम बोलेंगे अबायोटिक या नॉन लिविंग, तो जैसे कि एयर यानी कि वायु, वाटर यानी कि जल, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और लैंड यानी कि मृदा, भूमि, और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, और ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम के। और लिविंग कंपोनेंट की बात करें यानी कि इसमें आएंगे ऑल एनिमल्स और प्लांट्स। तो देखिए एनिमल्स और प्लांट आपस में क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स है हमारे इकोसिस्टम के। तो देखिए जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो अपनी लिए फूड स्वयं बनाते हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर है। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स सच एज एल्गी, एल्गी भी अपने आप में क्या है, प्रोड्यूसर है। इनको उत्पादक कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, यानी कि फूड तैयार करते हैं, इसलिए इनको क्या होते हैं, उत्पादक, यानी कि उत्पाद करते हैं, उत्पादन करते हैं एनर्जी का। तो प्रोड्यूसर कौन हुए, सभी ग्रीन प्लांट। इसके बाद कंज्यूमर कौन हुए, जो उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उपभोग करते हैं, यानी कि किसी के द्वारा बनाई गई एनर्जी का प्रोडक्शन का वो यूज करते हैं, वो क्या है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में कौन आएंगे, जितने भी एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो जो दूसरे से भोजन लेते हैं, वो सब क्या है, कंज्यूमर है। इसके अलावा डिकम्पोजर कौन होते हैं, डिकम्पोजर ये जो होते हैं इन्वायरमेंट के क्लीनर होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनाइज देट आर इंटरकनेक्टेड, देट आर रिएक्टेड विद द डेड एंड डीके मटेरियल, यानी कि जो मरे और सड़े गले जीवों पर कार्य करते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, वो क्या है, डिकम्पोजर है। जैसे एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ये हमारे इन्वायरमेंट के क्लीनर होते हैं। क्योंकि यदि कोई जानवर अगर सड़ जाता है तो ये जो फंगस जो है या जो बैक्टीरिया है उनको क्या कर देते हैं, सड़ा गला के हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं डिकम्पोजर। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करें तो सबसे पहले प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर में कौन है, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, और एल्गी यानी कि ये भी इसके अंदर आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, इसलिए इनको कहते हैं प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर कौन होते हैं, तो कंज्यूमर्स इनको बांटा गया है, यानी कि जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, और जो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर्स, और जो एनिमल पे भी डिपेंड होते हैं और प्लांट पे भी डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। जैसे मनुष्य है,
कुत्ता है, ये क्या है, एक प्रकार का ये ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल है। हर्बीवोर्स शाकाहारी कौन है, जैसे खरगोश है, जैसे हिरण है, बकरी है, ये अपने आप में। मांसाहारी में कौन आएगा, जैसे टाइगर है, लायन है, ये मांसाहारी है। पैरासाइट यानी परजीवी। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे की बॉडी के ऊपर लाइव सर्वाइव करते हैं, या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, तो ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आउटर पैरासाइट भी हो सकते हैं और इंटरनल पैरासाइट भी होते हैं, जैसे लाइस है, खटमल, मॉस्किटो, ये आउटर है, और इनर जैसे टीनिया सोलियम्स जो हमारी छोटी आंत के अंदर इंटरनल इंटेस्टाइन में होते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल पैरासाइट, यानी कि परजीवी, यानी कि आंतरिक परजीवी। और बाह्य परजीवी जो शरीर से बाहर से भोजन लेते हैं, जैसे जूं होती है हमारा एब्जॉर्ब करती है क्या, ब्लड, तो वहां से पोषक तत्व लेती है। डिकम्पोजर कौन होते हैं, जो डिकम्पोज कर देते हैं किसको, डेड मटेरियल को, यानी कि मरे और सड़े गले जीवों को खत्म कर देते हैं, जैसे जीवाणु है और फंगस है। अबायोटिक कंपोनेंट को हम देख लेते हैं, तो ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे एयर, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। बायोटिक कंपोनेंट कौन होते हैं, जैसे ऑल लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स। फर्दर एनी आर डिवाइडेड इनटू, यानी कि एनिमल और प्लांट को जो कंज्यूमर होते हैं उनको वापस से, यानी कि जैविक घटक को वापस से बांट दिया गया है किसमें, यानी कि हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी कि लिविंग कंपोनेंट को वापस से बांट दिया गया प्रोड्यूसर में, यानी कि जो प्रोडक्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, जो इनकी एनर्जी का उपभोग करते हैं, और डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, जो कि डेड और डीके मटेरियल के ऊपर काम करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, यानी कि उत्पादक के। तो प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी जो होते हैं कैन प्रोड्यूस देयर फूड, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, यानी कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं इस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे मेक देयर ओवन फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा सन एनर्जी को ट्रैप करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं एनर्जी को। तो देखिए कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर जो उपभोग करते हैं प्रोड्यूसर द्वारा तैयार की गई एनर्जी का, यानी कि उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो देखिए कंज्यूमर्स जो होते हैं, ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जितने भी एनिमल्स होते हैं चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर है, प्लांट पर, यानी कि प्रोड्यूसर पर निर्भर है। तो यानी कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं दे आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द दे रिसीव्ड देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि प्रोड्यूसर से। ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। फूड देयर फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू, इन्हीं को बांटा गया किसमें, कार्निवोर्स में, ओमनिवोर्स में, हर्बीवोर्स में और पैरासाइट में, यानी कि इन चार में इनको बांट दिया गया है। तो देखिए डिकम्पोजर की हम बात करें, यानी कि अपघटक, जो सड़े गले जीवों को और सड़ा गला देते हैं, मरे जीवों को उनको नष्ट कर देते हैं, डेड मटेरियल को। तो द ऑर्गेनिज्म हु डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल को ये नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल निपटा देते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट के क्लीनर होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को रिप्लेनिश करते हैं, उनको सफाई करने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है। अब आगे देखिए फूड चेन क्या है, यानी कि जब फूड, जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, दूसरा तीसरे पे, तो ये क्या होती है, एक फूड की चेन बन जाती है। जैसे हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, खुद एनर्जी बनाएगा, प्रोड्यूसर पर डिपेंड कौन होगा, उससे अगला जो उसको खाएगा, यानी कि हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंड है, कार्निवोर्स। तो इस तरह से ये एक श्रृंखला बन जाएगी, यानी कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होगी। तो ये क्या बनाएगी भी, यानी कि फूड चेन बना लेती है। क्या बना लेगी, फूड चेन। तो देखिए ए फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की सीरीज बन जाती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पे ऊपर डिपेंड। तो ये इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी, इन विच वन ऑर्गेनिज्म इट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड,
इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, किसके लिए, भोजन के लिए, एक दूसरे को खाता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसी प्रकार से। इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स आर प्रेजेंट। देखिए फूड चेन के अंदर वेरियस स्टेप्स होती है, विभिन्न प्रकार की स्टेप्स होती है। वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जहां एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक स्तर या ट्रॉफिक लेवल, जिसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं या पोषक स्तर भी कहते हैं और इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो एनर्जी लेवल या ट्रॉफिक लेवल एक ही बात है और इसमें एक सीरीज बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल की हम बात करें तो ये ट्रॉफिक लेवल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी इनके पास होती है, जैसे घास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि क्लोरोफिल होता है। इसके ऊपर कौन डिपेंड हुआ, डियर यानी कि हिरण, हिरण कंज्यूमर है क्योंकि इससे एनर्जी ले रहा है। हिरण के ऊपर कौन डिपेंड है, लायन, तो लायन अगला ट्रॉफिक लेवल यानी कि ये भी कंज्यूमर है। तो ये फॉरेस्ट के अंदर होता है। इसी प्रकार हम एल्गी की बात करें यानी कि शैवाल, जो कि किसमें होती है, एक्वेटिक प्लांट्स है, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रोड्यूसर है। इसके ऊपर कौन डिपेंड है, छोटी मछलियां यानी कि कंज्यूमर, उसके ऊपर बड़ी मछली और बड़ी मछली को बर्ड्स खा गया, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल बन गया, एक सीरीज बन गई, फूड की सीरीज बन गई, तो फूड चेन है। आगे देखिए ग्रास, ग्रास को कौन खा गया, ग्रास ऊपर यानी टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक खा गया यानी फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक यानी कि सांप खा गया, सांप को कौन खा गया, बाज। तो ये एनर्जी का लेवल यानी कि एक दूसरे को इट कर रहे हैं, खा रहे हैं और एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए फूड वेब क्या है, जब इसको खाद्य जाल भी कहते हैं। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ए फूड वेब, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ द फूड सीरीज जो होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है, फूड चेन कह सकते हैं या फूड सीरीज कह सकते हैं। तो फूड चेन आपस में बहुत ज्यादा, फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फूड वेब। तो देखिए यहाँ पे ये फूड चेन है, ये आपस में फूड चेन है, ये फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो रही है। जैसे इधर देखो, छोटी मछली ग्रास को खा गई छोटी मछली को बड़ी, बड़ी को बर्ड्स और बर्ड्स को लायन। फिर देखिए डियर हिरण को भेड़िया खा गया, भेड़िया को लायन खा गया। इसके बाद रेबिट को मान लीजिए उससे बड़ा जीव खा गया, उसके बाद फिर लायन। आखिरी एंड में रेट को केट को फिर लायन। इसके बाद देखिए ग्रास ऊपर खा गया, इसको ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा सकता है, बर्ड खा सकती है, बर्ड्स को फ्रॉग को कौन खा गया, ईगल, और ईगल पहुंच गया उधर आगे। तो देखिए बर्ड्स को कौन खा सकता है, ईगल, और ईगल से फिर आगे। तो यहाँ टॉपर पे कौन है, लायन, यानी कि जो कार्निवोर्स जो होते हैं यानी कि जो मांसाहारी होते हैं वो वहां तक एनर्जी पहुंच रही है, कहां से, प्रोड्यूसर से। अब देखिए हाउ टू एनर्जी टू ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए ये जो सन की जो एनर्जी होती है, ये जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, सनलाइट 1% एनर्जी को 1% एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट। तो हाउ टू एनर्जी ट्रांसफर वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल यानी कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी हमेशा एक ही दिशा में ट्रांसफर होती है। देखिए यहाँ पे एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूसर से किधर जा रही, कंज्यूमर की ओर, तो एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ही जाएगी, कभी भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की ओर नहीं आएगी, यानी कि यूनिडायरेक्शनल ही चलेगी, एक दिशा चलेगी। फिर आगे देखिए ग्रीन प्लांट जो होते हैं 1% एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ द सनलाइट, किसकी, सनलाइट को, और कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी यानी कि फूड की फॉर्म में बदल देते हैं। और इसी फूड पर सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा है, इसी के ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म अपना जो जीव है, अपना जो लाइफ है उसको सर्वाइव कर रहे हैं। अब देखिए 10% लॉ ऑफ एनर्जी का जो 10% नियम क्या कहता है, ये जो नियम है लिंडा मैन ने दिया था और उन्होंने बताया था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। यानी कि ऊर्जा का 10% नियम क्या बताता है कि एनर्जी इज ट्रांसफर वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल एंड नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी क्या हो जाती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है बट 10% एनर्जी ट्रांसफर। तो देखिए आप सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहेगी, शाकाहारी के पास, यानी कि सबसे पहले तो रहेगी प्लांट के पास, प्लांट के पास फिर शाकाहारी, शाकाहारी के बाद फिर मांसाहारी। तो देखिए यहाँ पे इसको हम देखिए ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। द रिमेनिंग 90% ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस, 90% जो बची उस इंडिविजुअल जीव के पास वो अपनी खुद के लिए, डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए काम में लेगा, जबकि 10% ही आगे पहुंचाएगा वो।
10% बाय द प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए 10% एनर्जी नियम लिंडा मैन ने दिया था। यहाँ पे सबसे प्रोड्यूसर से जा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। तो जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो देखिए सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर के पास है 1000 किलो जूल। इसके बाद इसकी 10% यानी कि 100 किलो जूल किसके पास चलेगी, प्राइमरी कंज्यूम। इसके बाद फिर 100 की 10 यानी कि केवल 10% ही जा रही है। 10 के बाद फिर 1 किलो जूल, इसके बाद आगे जाएगी तो 0.1। तो यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, घटती जा रही है। यानी कि प्रोड्यूसर से जब हम ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे से तीसरे, तो एनर्जी कम होती जा रही है। यानी कि सबसे आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी शाकाहारी के पास रहेगी कि मांसाहारी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी शाकाहारी के पास, क्योंकि उसके पास एनर्जी किससे आई, प्रोड्यूसर से। तो देखिए ये नियम जो है, तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल चलती है, यानी कि एक ही दिशा में चलती है। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, जैव आवर्धनता, तो इसको ध्यान से समझिए। कोई पॉन्ड है, मान लीजिए सपोज कीजिए, उस पॉन्ड के अंदर खराब केमिकल्स है, यानी कि हानिकारक केमिकल्स है। वो हानिकारक केमिकल्स अगर उसके अंदर है तो उस हानिकारक केमिकल्स को कौन लेंगे, वहाँ की एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स लेंगे। उस एक्वेटिक प्लांट्स को कौन खाएंगे, छोटी छोटी मछलियाँ खाएगी। तो छोटी छोटी जो फिशेज है उनको कौन खाएगी, बड़ी फिश खाएगी। बड़ी फिश को कौन खाएगी, और बड़ी वाली फिश खाएगी। और बड़ी वाली जो फिश है आखिरी एंड में जो मछुआरे हैं वो पकड़ के मार्केट में उसको दाएंगे। तो वो उसके बाद उसके पास जो इकट्ठा हुआ जो केमिकल है, जो पॉइजनस मटेरियल है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो सबसे ज्यादा बड़ी मछली के पास होगी। और बड़ी मछली को कौन खा जाता है, मनुष्य खा जाता है। तो मनुष्य के पास जो हार्मफुल सब्सटेंस के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यानी कि यही क्या है, बायो मैग्निफिकेशन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको, जैव आवर्धनता। तो देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद द एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। यानी फूड चेन में जो हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो 1 by 1 क्या होते हैं, उनकी इंक्रीज होते रहते हैं। क्यों इंक्रीज होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा किस में रहेंगे, ह्यूमन में। तो देखिए दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं 8 ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। फूड चेन में ह्यूमन क्या है, टॉप लेवल पे। सबसे ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस किस पे मिलेंगे, ह्यूमन के पास, क्योंकि टॉप लेवल पे कौन है, ह्यूमन है। सबसे आखिरी में सभी जीवों को कौन निपटाएगा, ह्यूमन। तो सबसे ज्यादा उसके पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सच केमिकल्स गेट स्टोर्ड इन ह्यूमन। यानी कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसके पास मिलेगी, ह्यूमन के पास मिलेगी। तो बायो मैग्निफिकेशन की जो है, यानी कि जैव आवर्धनता, यानी कि जो हानिकारक जो सब्सटेंस है, हानिकारक केमिकल है, 1 by 1 एक ट्रॉपिक लेवल से आगे बढ़ते जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उनकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। अब देखिए ओजोन लेयर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। ओजोन परत क्या है, इसका फॉर्मूला O3 है। तो ये एक प्रकार की नीले रंग की विषैली गैस होती है, लेकिन इन्वायरमेंट में पाई जाती है। ये हमारा किस्मत है कि ये धरती पे नहीं, वरना जो जितने भी जीव हैं वो नष्ट हो जाते। लेकिन ये हमारे लिए एज ए अम्ब्रेला की तरह कार्य करती है, एज ए छतरी की तरह कार्य करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट तरंगों से हमारी सुरक्षा कार्य करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कैसे कार्य करती देखिए। इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओजोन गैस। ओजोन गैस की प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। यानी सनलाइट से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोक देती है। फिर आगे देखिए, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। विभिन्न हेल्थ प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्शन देती है। कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन देती है, जैसे स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर है, कैटरेक्ट यानी कि आंखों की जो रोशनी उसके संबंधित रोग है, जेनेटिक चेंजेज है, यानी कि इनसे हमारी सुरक्षा कार्य कर रही कौन, ओजोन लेयर। तो देखिए ओजोन गैस इज ए डेडली पॉइजनस, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डेडली है, पॉइजनस है, जहरीली है। गैस विच इज ओनली प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत ही ऊंचाई पर ये पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी पर ये नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैसे बनती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर्स कैसे बनती है, सबसे पहले अल्ट्रावायलेट तरंग के संपर्क में आएगी ऑक्सीजन, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी नवजात ऑक्सीजन में, यानी कि न्यू ऑक्सीजन में, O+O के एटम में। अब ये जो O+O का जो एटम है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में हो जाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के संपर्क में आएगा। और जैसे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के संपर्क में ये एटम जो आता है तो ये क्या बन जाता है, O3, यानी कि ओजोन का निर्माण कर लेता है। तो ये पहले ओजोन कैसे बनी, यूवी के संपर्क में आई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हुआ किसमें, O एटम में, O+O एटम में, और वापस से O2 मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आया O एटम, और O एटम के साथ O3 बन जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है सबसे पहले और वापस में यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर,
ओजोन लेयर पर कैसे डिप्लेशन होता जा रहा है, ओजोन लेयर कैसे नष्ट होती जा रही है, उसकी जो उसके अंदर उसकी परत में किस प्रकार नुकसान होता जा रहा है, तो इसको देखेंगे। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985। 1985 में 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया कि ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, उसकी परत है उसकी जो मोटाई है वो डिक्रीज होती जा रही है। कैसे हो रही है देखिए। एंड वाज टर्म एज द ओजोन होल, इसको क्या नाम दिया, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो ओजोन होल देखा गया उसको जो साइंटिस्ट है उन्होंने ओजोन होल नाम दिया, यानी डिप्लेशन इन ओजोन में इसको नाम दिया ओजोन होल। दिस इज फॉर द एक्सेसिव यूज ऑफ द सिंथेटिक केमिकल, सिंथेटिक केमिकल का ज्यादा यूज करने से ही ये नुकसान हो रहा है ओजोन होल। सच लाइक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेटर में, एसी में, एरोसोल में हम यूज करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन? CFC, विच आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है। एसी, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल, यानी कि एरोसोल में, फायर एक्सटिंग्विशर में और एसी में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करने से ये जो CFC वाली जो गैस है ये क्या करेगी, ऊपर जाके हमारे जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है और इस ओजोन लेयर के नुकसान से हमें भी नुकसान हो सकता है। तो आगे देखिए, UNEP का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये जितने इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए सभी देशों के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदी लगाता है। जैसे UNEP ने सक्सीडेड इन द फॉर गिविंग एन एग्रीमेंट टू द स्टॉप CFC को प्रोडक्शन को रोकने के लिए एक 1986 में एक संधि करी इन्होंने, UNEP ने, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, CFC गैसों को कंट्रोल करने से है। किससे है? CFC गैसों को कंट्रोल करने से है। तो प्रोटोकॉल बाय द ऑल कंट्री, सभी कंट्री पर पाबंदी लगाए कि CFC गैस आप रिलीज मत कीजिए। CFC गैस रिलीज करोगे तो आने वाले समय में पृथ्वी के ऊपर बहुत प्रकार की डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल 19, क्योटो जो है जापान से इसका संबंध था। तो देखिए अब हम लास्ट टॉपिक है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए गार्बेज डिस्पोजल क्या है, कचरे का निपटान या कचरा प्रबंधन, कचरे को कैसे निपटाएं। तो आज की जो हमारी आधुनिक जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ में हम जगह जगह प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, फैसिलेशन वाली लाइफ है, तो प्लास्टिक का यूज ज्यादा हो रहा है, तो जगह जगह कचरा भी देखने को मिल रहा है। तो उस गार्बेज का निस्तारण सही तरीके से कैसे हो, इसको भी हम देखेंगे। तो देखिए इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल में बढ़ते बदलाव स्टाइल हैव रिजल्टेड इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, लार्ज अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल बढ़ता जा रहा है लाइफ स्टाइल में बदलाव होने से। तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ द गार्बेज, कचरे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक तो है ऐसा कचरा जो जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा नष्ट हो जाए, और एक ऐसा कचरा जो जीवाणु की प्रोसेस द्वारा नष्ट नहीं हो। तो जो नष्ट हो जाता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है, ऐसा वेस्टेज मटेरियल जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी द्वारा नष्ट हो जाता है, जैसे फलों के छिलके, जूट और इसके अलावा सब्जियों के छिलके, जो कि जीवाणु की प्रोसेस द्वारा सड़ के खाद में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कचरे जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जीवाणु के द्वारा नष्ट नहीं होते, लंबे समय तक हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकृत क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्टेज होते हैं जो क्या होते हैं, द सबस्टेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रक्रिया द्वारा, उनके एक्शन द्वारा ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं। जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, कागज, वेपर्स जैसे जूट, ये सब इसके अंदर आते हैं, पेपर वगैरह। तो देखिए कार्ड बायोडिग्रेडेबल, इनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे जूट है, कॉटन है, पेपर है और फ्रूट है, सब्जी के छिलके हैं, पिल्स ऑफ द वेजिटेबल्स है, ये सब ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा सड़ते नहीं है। यानी कि देखिए इनको, द सबस्टेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के एक्शन से ये सड़ते गलते नहीं है, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनको क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है,
मेटल के सिंथेटिक फाइबर्स हैं और मेटल है, पॉलीथीन, प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखिए मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, इस वेस्ट का कैसे डिस्पोजल किया जाए, इसका निपटान कैसे किया जाए, इस पृथ्वी से वेस्टेज प्रोडक्ट को कैसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए देखिए बायोगैस प्लांट, यानी कि इस वेस्ट से हम बायोगैस बना लें और उस बायोगैस में क्या होती है? मेथेन होती है, उसका यूज हमें एनर्जी बनाने में करें। तो ये है सबसे पहले क्या? टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्यूर इन बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में मैन्यूर बनेगी, खाद बनेगी इसी से, वेस्ट से। तो बायोगैस में क्या होता है? मेथेन गैस होती है सबसे ज्यादा बायोगैस के अंदर, गोबर गैस के अंदर, बायोगैस में। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज क्या होता है? जो नालियों के अंदर जो गंदा गटर का जो पानी होता है उसको सीवेज कहते हैं। तो सीवेज को जब हम हमारे स्वच्छ जलाशय में डालेंगे, यानी क्लीन वाटर बॉडीज में डालेंगे, तो उससे पहले हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसमें से कचरा अलग करना चाहिए, पॉलीथीन अलग करनी चाहिए, केमिकल्स अलग करने चाहिए, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका भी ये करना चाहिए। लैंड फिलिंग, तो देखिए लैंड फिलिंग का मतलब क्या? कहीं जो जमीन होती है, जो ग्राउंड लेवल नीचे होता है, तो उस ग्राउंड लेवल को लेवलिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो कचरा है हमारा, जो वेस्ट है, उस वेस्ट का इस्तेमाल करके लैंड फिलिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? जो निचला इलाका है वो एक लेवल में आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोजिटिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग में तो खाद बनाने की प्रोसेस ही होती है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग मैन्यूर। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन होते हैं? जैसे कि एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उनका यूज मैन्यूर बनाने में कर सकते हैं, सड़ा गलाने में, जैसा कि हम करते सरी प्लांट और एनिमल वेस्ट का, उससे मैन्यूर बनाते ही सरी, नेचुरली मैन्यूर बनता ही है। रिसाइकलिंग क्या होता है? पुनर्चक्रण। तो देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर रिसाइकल टू मेक न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बना सकते हैं इनको रिसाइकल करके। जैसे पेपर का रिसाइकलिंग होती है सिर्फ 5 से 7 बार, रफ कॉपी बन जाती है, रफ से फिर रफ ऐसे बनती रहती है। अगला है रीयूज, रीयूज एन सब्सटेंस अगेन एंड अगेन। रीयूज का मतलब होता है बार बार यूज करना, दोबारा यूज करना, किसी अन्य पर्पज से उसको यूज करना, रीयूज है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो देखिए एग्जाम्पल न्यूज पेपर का हम क्या कर सकते हैं? मेकिंग एनवेलप, यानी कि क्या बनाने में यूज कर सकते हैं? हम लिफाफा बनाने में इनका यूज करते हैं। तो ये रीयूज हो गया। तो 5R थ्योरी की हम बात करें, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 5R थ्योरी क्या है? यानी कि 5R, हम पर्यावरण के मित्र बनने के लिए हमें 5R सिद्धांत का यूज करना चाहिए। 5R कौन कौन से? नंबर 1 वो है रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब कम उपयोग करना, रेड्यूस। दूसरा है रीयूज, यानी कि दोबारा उपयोग करना, रीयूज। तीसरा है रिफ्यूज, यानी कि मना करना। रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल ही नहीं करें। जैसे सब्जी लेने जाएं तो मार्केट में हमारा खुद का बैग हो तो हम उसको रेफ्यूज कर देंगे कि हमारे पास हमारा खुद का बैग है, पॉलीथीन की जरूरत नहीं है। और अगला आता है रिसाइकल, रिसाइकलिंग जैसा कि हम करते हैं प्लास्टिक वगैरह, इसको रिसाइकलिंग के लिए कबाड़े वालों को देती सरी। और जो चौथा है रिकवर, तो रिकवर में वापस से रिकवर कर लेते हैं, यानी कि उसको रिकवरिंग करके यूज कर सकते हैं। अगर ये 5R सिद्धांत हम अपनाते हैं तो काफी हद तक हमारे इन्वायरमेंट को या जो गार्बेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्लास्टिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स टू द पॉइंट हमने सारे पॉइंट समझे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आपको अच्छे लगे होंगे और आई होप पूरी क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।